नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज अंतिम दिन। उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ, पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति से की मुलाकात। आपसी संबंधों पर हुई चर्चा। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे प्रधानमंत्री। विश्व ने फिर माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दूसरे तो अमेरिका के राष्ट्रपति 8वें स्थान पर। छब्बीसवां कारगिल विजय दिवस आज। देश कर रहा है वीर सपूतों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अब पत्रकारों को प्रति माह 6,000 की जगह मिलेगी 15,000 रुपए पेंशन। और महिला शतरंज विश्व कप के खिताबी मुकाबला। पहले चरण में आज दिव्या देशमुख और ग्रैंडमास्टर टोनियो हम्पी होंगी आमने सामने। पहली बार फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को देंगी चुनौती। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीव में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अपनी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आएंगे। मालदीव यात्रा के दूसरे दिन वहां के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी चर्चा भारत मालदीव मैत्री के प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित रही। दोनों देश बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं। पीएम ने कहा कि ये हमारे लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। हम आने वाले वर्षों में इस साझेदारी को और गहरा करने की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मालदीव की गहरी मित्रता, जिसमें दोनों देशों के संसदों के बीच घनिष्ठ संबंध भी शामिल हैं, इस पर चर्चा की गई। 20वीं मजलिस में भारत मालदीव संसदीय मैत्री समूह का गठन द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। भारत मालदीव में क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम ने कहा कि मोहम्मद नशीद हमेशा से भारत मालदीव मैत्री के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में बात की गई कि मालदीव हमेशा हमारे पड़ोसी पहली नीति और महासागर दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। भारत क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहयोग के माध्यम से मालदीव का समर्थन करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां भी कर चुकी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्योंग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पर हैं। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ा है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चौथे स्थान पर हैं। उन्हें 56% वोट मिले। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज 5वें स्थान पर हैं। उन्हें 54% वोट मिले। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें 57% वोट मिले। तो दुनिया के लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की अगर बात की जाए मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार, जिसमें करीब 75% अप्रूवल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले पायदान पर काबिज हैं।
तो आप देख सकते हैं, अगर बात की जाए ग्लोबल लीडर्स की, जिसमें पहले पायदान पर नजर आ रहे हैं 75% यानी सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं, भाजपा की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसको संबोधित कर रहे हैं। उन सभी पराक्रमी सैनिकों को हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी वीरता हमें फिर एक बार याद दिलाती है कि भारत का एक एक इंच, भारत का जमीन हमारे लिए कितनी महत्व रखती है। हमने पाकिस्तान को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। अटल जी के समय कारगिल में युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी दी है कि भारत की एकता और अखंडता पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। आप सब जानते हैं, कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है 4078 डेज का, मैं समझता हूं वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है उनकी लोकप्रियता का। उल्टे आज ही मैं देख रहा था, फिर एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम फर्स्ट रैंक पर आया है मॉर्निंग कंसल्ट के इंटरनेशनल सर्वे में। और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, जिस प्रकार से निर्णायक नेतृत्व देकर पूरे विश्व में आज उनके प्रति लोगों में विश्वास है। 27 अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारत में वर्षों से अटके हुए विषयों पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है, चाहे वो कश्मीर को भारत के साथ और मजबूती से जोड़ना हो 370 और 35 से आर्टिकल समाप्त करके, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, G20 भारत में अच्छी तरीके से नियोजन करना हो, अलग अलग विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत और विश्व का दिल जीता है और विश्वास जीता है। उसी कड़ी में परसों प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में उनके समर हाउस चेकर्स में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाया, हस्ताक्षर हुए। उस दिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया और अब भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है। यूके में पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। लगभग 30 चैप्टर हैं, नए नए विषय जो पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने से तैयार नहीं होता था, ऐसे विषयों पे हमने मजबूती से और अपने टर्म्स पर, अपने आत्मविश्वास के साथ
मजबूती से ये करार किया है और मैं समझता हूं कि ये आगे आने वाले भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, एक तरफ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक विकसित देश के साथ है, विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम। एक विकसित देश के साथ अपना विश्वास अटल हो, हम कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करें, अपने टर्म्स पर करें। 99% हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अब ड्यूटी फ्री वहां पर यूके में जा सके, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिले उनको, और उसके सामने हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम भारत में आने दें। जिन चीजों पे हमें अपने आप को संरक्षित रखना है उसको हम संरक्षित रख पाए, जैसे कि डेयरी खोला नहीं गया है, एग्रीकल्चर में कोई सेंसिटिव आइटम कृषि क्षेत्र का खोला नहीं गया है, इथेनॉल खोला नहीं गया है। जो जो क्षेत्र भारत के लिए सेंसिटिव होते हैं उन क्षेत्रों में भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा है और आदान प्रदान के भावना से एक विन विन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के हितों में है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो समावेशी भी है, सार्थक भी है और संतुलित साझेदारी वाला, दोनों तरफा फायदा देने वाला। ये लगभग 22-23 साल की कश्मकश के बाद ये एग्रीमेंट हुआ है। तो आप कल्पना करिए, वर्षों वर्षों तक कभी चर्चा होती थी, कभी चर्चा रुकती थी, लेकिन ये एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसलिए हो पाया कि अब भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में आज अपनी क्षमताएं हैं और भारत आज किसी भी स्पर्धा से डरता नहीं है, मजबूती से आगे बढ़ता है। मित्रों, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है और ये हम दोनों देशों को आगे चल के नए अवसर देगा। मेरे ख्याल से अलग अलग विषय तो हमने पिछले 2 दिन में देखा ही, किस प्रकार से एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड में हमें लगभग 95% सामान पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, 95%। बाकी कुछ वस्तुओं में कम ड्यूटी, जिससे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेफरेंशियल जो ड्यूटी होती है वो देखी जाती है। हमारी स्पर्धा में जो दूसरे देश खड़े हैं उनके सामने हम स्पर्धा में कैसे कम ड्यूटी से आगे व्यापार कर सके। इसी प्रकार से हमारी स्पाइसेस जो मिर्चियां हैं उनको पूरी तरीके से अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। ये मैं इसलिए विशेष कह रहा हूं क्योंकि 50 लाख से अधिक साउथ एशिया के लोग यूके में रहते हैं। 18 लाख तो भारत मूल निवासी है, बाकी सब देशों को गिने तो 50 लाख। इनके सबके टेस्ट बर्ड्स, इन सब के जो रोजमर्रा के खाने की चीजें हैं वो अधिकांश भारत से जाएं, भारत के किसानों के उत्पाद को अच्छी मार्केट मिले, हम उसको यहाँ वैल्यू ऐड कर सके, प्रोसेस करके बेच सके, ये हमारी प्राथमिकता रही। इसी प्रकार से अब 99% जो मछुआरों का, फिशरीज का जो सामान यूके जाता है, 99% को अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। तो मछुआरों के लिए भी ये बड़ी सौगात लेके ये एफटीए फाइनलाइज किया गया है। हमने हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र हो,
हमारे फुटवेयर का क्षेत्र हो, लेदर गुड्स का क्षेत्र हो, टॉयज का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, जेम एंड ज्वेलरी है बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे जेम एंड ज्वेलरी का व्यापार होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, दवाइयों का, इन सभी पे जीरो ड्यूटी एक्सेस के साथ अब हमारी एमएसएमईज लोकल से ग्लोबल जा पाएंगी, इसको सुनिश्चित करने का काम इस एफटीए के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पल का किसी ने एक्सपोर्ट में डिजाइन इस्तेमाल किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और आगे चल के कोल्हापुरी चप्पल जब एक्सपोर्ट होगी तो भारत को क्रेडिट मिलेगा, भारत के नाम से होगी कि ये भारत का जीआई प्रोडक्ट है। और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज इच्छा व्यक्त कर रही हैं भारत के प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़कर, भारत के डिजाइन्स को अपने ब्रांड के साथ जोड़कर आज विश्व के बाजार में बेचना चाहती हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोल्हापुरी चप्पल अकेले 8-10 हजार करोड़ रुपए का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर सकती है। इतनी सुंदर डिजाइन्स हैं, इतनी, और मैंने बचपन पूरा कोल्हापुरी चप्पल पहन पहन के ही गुजारा है, तो मैं जानता हूं कि उसका कितना आकर्षण रहता है। मित्रों, जो भी चीजें साधारणतः हमारे लिए सेंसिटिव रहती हैं, जो हमें डिफेंसिव इंटरेस्ट कहा जाता है, जैसे डेयरी है, डेयरी में रत्ती भर भी कोई प्रोडक्ट खोला नहीं गया, पूरी तरीके से डेयरी को सुरक्षित रखते हुए पुनः एक बार इस एफटीए को फाइनलाइज किया। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं डेयरी खोला नहीं गया था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड और स्विट्जरलैंड वगैरह तो डेयरी में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट निर्णय था कि डेयरी नहीं खोली जाएगी। और फिर एक बार यूके में डेयरी को खोला नहीं गया, डेयरी पे ड्यूटी रहेगी और हमारे किसानों को, हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम फिर एक बार इस एफटीए में भी किया गया। इसी प्रकार से हमने कई सारे राइस, शुगर, कई सारे जो हमारे सेंसिटिव आइटम्स हैं उनको सुरक्षित रखा है। इतना जरूर आप सबके ध्यान में ले आऊं कि हर देश के साथ एफटीए अलग पायदान पे खड़ा होता है। उस देश के उत्पाद को देख के, उस देश से भारत में क्या चीजें आ सकती हैं जो सेंसिटिव है, उसको देख के एफटीए किया जाता है। और जितनी चीजें यूके से भारत में आके हमारे कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती थी, उन सबको इस एफटीए से सुरक्षित रखा गया, कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दी गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा, कवि लोग भी ऐसा ही कहते हैं ना, आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा इस बात पर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एफटीए की रही है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। मुझे लगता है अभी तक पूरी तरीके से शायद मेरे मीडिया के मित्रों को इसका लाभ ध्यान में नहीं आया है, पर इसका लाभ सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा होने जा रहा है। भारत अब सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़े रूप से कर रही है। आप सब जानते हैं हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट पिछले साल भी 12% से बढ़ा था, 12% ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। तेजी से पूरी दुनिया में भारत के लोग काम करने जाते हैं। भारत का सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, आईटी सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया हो, डिजाइन की सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज में भारत के युवा युवती बड़े पैमाने पे
छोटे समय के लिए अलग अलग देशों में सेवा देने जाते हैं। अनुमान है यूके अकेले में आज लगभग 1 लाख लोग ऐसे शॉर्ट टर्म अपनी सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का लगभग 25% तनख्वाह का नुकसान हो जाता था, क्योंकि वो यूके की सोशल सिक्योरिटी में पे करना पड़ता था 12.5% एम्प्लॉय को, 12.5% एम्प्लॉयर को। जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है दोनों 12.5% जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड में होता है। और ये 25% जब तक वो व्यक्ति 10 साल वहां काम नहीं करे तब तक उनको वापस नहीं मिलता था। और जो 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का ये पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता था और 1 साल पूरा होते ही ये 25% कटने लग जाता। तो अब हमने ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक के लिए जो भी व्यक्ति यूके में सेवा देने जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर के रूप में वहां पे काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, कोई होटल में काम करे, कोई शेफ की तरह काम करे, कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के जाए, इन सभी को 3 साल तक के लिए जो ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, उनको कुछ वापस नहीं मिलता था, अब वो पैसा वो भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ईपीएफओ में भरेंगे और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। उस पे पिछले साल तो शायद 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी कमाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनका पैसा अब व्यर्थ होने के बदले अपनी सेविंग्स में प्रोविडेंट फंड में रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भारत की सेवा क्षेत्र बड़े रूप में यूके में अपना सेवाएं दे पाएंगी और कंपटीशन में अब फेयर कंपटीशन हो जाएगा। भारत का यूके में सर्विस देने में फेयर कंपटीशन होगा। ये पैसा वेस्ट ना होने से हमारे जो लोग यहां से जाते हैं, और आज के दिन जैसा बताया लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन सबको जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा उसी के साथ साथ ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होके उनको ये पूरी बचत होने जा रही है 3 साल के लिए। मैं समझता हूँ इससे सर्विसेज सेक्टर, आईटीईएस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को और फिलिप मिलेगा और पुश मिलेगा और बड़े पैमाने पे भारत के लोग ये सेवाएं दे सकेंगे, कंपेटिटिव तरीके से स्पर्धा में खड़े हो पाएंगे। तो मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब भारत को पुनः एक बार विश्व के विकसित देशों के बीच व्यापार के अवसर के साथ खोल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी, वो एफटीए करते थे आसियान के देशों के साथ, वो एफटीए करते थे ऐसे देशों के साथ जो खुद हमारे साथ स्पर्धा कर रहे हैं। वो हमारे भारत के बाजार ऐसे देशों के लिए खोलते थे और जीरो ड्यूटी करते थे जो भारत में अपना सामान सस्ते में बेच के भारत की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाए। और हमने देखा है कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चेंबर्स, एमएसएमई के नेता कई बार ये बोल चुके हैं कि जिस प्रकार के एफटीए यूपीए के समय हुए थे वो देश के हित में नहीं थे, देश को हानि पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एफटीए किए हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा की 4 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, यूएई, अब यूके, हमारी बातचीत अन्य विकसित देशों के साथ चल रही है।
भारत अब ऐसे देशों के साथ एफटीए करता है सूझबूझ और समझदारी के साथ, जहां हमारी स्पर्धा नहीं है। वी डू नॉट कंपीट विद ईच अदर, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और इसी कड़ी में ये भारत को अमृतकाल में एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए एक नया एक मोड़ और एक पायदान के रूप में ये यूके भारत एफटीए सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट काम करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बल देने के लिए एंड लोकल को ग्लोबल लेके जाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा। एजुकेशन में आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमने ऑलरेडी काफ़ी परिवर्तन किया है पुरानी सोच को, जो वास्तव में भारत की एजुकेशन सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाने जा रहे हैं। अभी तक 6 यूनिवर्सिटीज यूके की ऑलरेडी भारत में कैंपसेस लगाने का काम शुरू कर चुकी हैं। एक गिफ्ट सिटी में भी यूनिवर्सिटी हाल ही में शुरू हुई है। और आस्ते आस्ते ड्यूअल डिग्रीज और जॉइंट डिग्रीज देने का काम ये यूनिवर्सिटीज करेंगी, जिससे भारत के बच्चों को विदेश जाके पढ़ने के बदले कुछ समय विदेश भी जाएंगे, कुछ समय भारत में करके ऐसे ड्यूअल डिग्री, जिससे शिक्षा भी सस्ती होगी और शिक्षा और अच्छी होगी। तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मोदी जी ने ऑलरेडी रास्ता खोला है। एफटीए का लाभ ये होता है कि ये एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो जो लोग आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, जो लोग एजुकेशन में आना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन सबको एक कॉन्फिडेंस आता है कि दोनों देश के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर स्टेबल रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, सप्लाई चेन्स और मेक इन इंडिया में दोनों में अगर वो निवेश करते हैं और भागीदारी करते हैं तो उनको सुरक्षित महसूस होता है। ऐसे ही एजुकेशन को भी अभी सुरक्षित महसूस होगा भारत आके यहाँ पे कैंपस सेटअप करना। अरुण CNN। ऐसा है, कार्बन टैक्स बार बार पोस्टपोन होते जा रहा है और कार्बन टैक्स ईयू ने भी अभी तक लगाया नहीं है। यूके तो उसके बाद सोचेगा और जब वो समय आएगा तो भारत कोई कमजोर थोड़ी है, भारत उसका जवाब हिसाब से देगा। जो भी हमारे हितों को या जो भी हमारे ट्रेड पे कोई नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में कुछ भी कदम उठाएगा, उसका जवाब फिर हम उसी हिसाब से देंगे। तो मुझे लगता है वो नॉन इश्यू है। मैं पिछले 2 दिन से सब पत्रकार की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और मुझे ध्यान में आया कि कोई और विषय पूरे एफटीए में क्रिटिसाइज करने को मिला नहीं। तो 1-2 अखबार में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात आई थी। वैसे आपको बता दूं, सीबैम ऑलरेडी यूरोप ही परेशान है, यूरोप की पूरी देश की इंडस्ट्री परेशान है क्योंकि सीबैम से यूरोप इतना महंगा हो जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हाउसिंग, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उनका एक्सपोर्ट, वो सब इतना अफेक्ट होगा कि यूरोप की इंडस्ट्री हमसे ज्यादा परेशान है सीबैम और ये सब रेगुलेशन से। तो मैं जब सीबैम को की आलोचना करता हूं और मैं जिस देश में यूरोप में जाता हूं मैं खुलेआम आलोचना करता हूं, तो वहां के लोकल इंडस्ट्री के लोग आके मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दिल की बात कर रहे हो। तो मुझे ऑलरेडी उन्होंने उसको काफी नचीला भी बना दिया है, उन्होंने काफी लिबरलाइज कर दिया है सीबैम को। और साथ ही साथ भारत तो ऐसा देश है जो बहुत ही पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति तेजी से कर रहा है। हमारे 2030 के टारगेट्स हमने 2025 में ही पूरे कर लिए हैं।
तो मुझे लगता है कि हमें इन विषयों से डरना नहीं है, और अगर कोई ऐसा विषय भारत के हितों को हर्ट करेगा तो भारत सक्षम है उसका जवाब देने के लिए। कमलेश जी लाइव। कितना है वो तो ठीक है। और एफटीए तो मैंने अभी बताया कि पहला मॉरिशस हुआ, फिर यूएई, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद एफ्टा की 4 देश, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह, अब यूके हुआ है। सब विकसित देशों के साथ मोदी जी के सरकार में हुआ है। कांग्रेस की तरह हम आसियान के देशों के साथ एफटीए करें जो हमारे साथ सीधा स्पर्धा में खड़े हैं, वैसा काम नहीं किया हमने। और उसमें भी अगर आप गहराई में जाएंगे तो भारत ने अपनी मार्केट ज्यादा खोली, दूसरे देशों ने अपनी मार्केट नहीं खोली। तो भारत में तो आसियान देशों का सामान ज्यादा आता है, हमारे लोगों के सामान को रोका जाता है। वहां पे उतना एक्सेस नहीं मिलता है जितना हमने खोला है। हमारे जो इंटरेस्ट की आइटम्स है उनको वहां पे मार्केट नहीं मिलती है। तो हमारे लिए रीनेगोशिएट कर रहे हैं हम आसियान का भी, उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, भाई इसको बदलिए और ठीक करिए। तो दोनों तरफ से काम चल रहा है, और हमारा तो कोई ट्रेड वॉर किसी के साथ नहीं है। भारत तो एक ऐसा देश है किसी के साथ ट्रेड वॉर नहीं करता। स्मृति काक रामचंद्र। All are progressing at the right speed, with the right intent and in the right direction. गौरव। बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अब हमारे बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर के ऊपर है, हमारे इंडस्ट्री के ऊपर है, हमारे सर्विसेज सेक्टर पे है। सरकार ने दरवाजे खोले हैं, जैसे ही यूके के पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा ये इफेक्ट में आ जाएगा, और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी उसी दिन लागू हो जाएगा। और हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, फुटवेयर, लेदर, हमारे फर्नीचर, टॉयज, फार्मास्यूटिकल, जेम एंड ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, सभी क्षेत्रों को मेरा आह्वान है कि इसको अभी से स्टडी करें, अभी से मार्केट ढूंढें, अभी से बिजनेस डेलीगेशन लेके जाएं, वहां पे संपर्क करें और तैयारी करें कि जैसे ये लागू होता है इसका भरपूर फायदा लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, कैपेसिटी बनाएं, और वहां पे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, वहाँ की इंडस्ट्री के साथ संपर्क करके पूरी तैयारी रखें, जिससे काफी बड़े पैमाने पे लाखों लोगों को नया रोजगार मिल सके। ऐसा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। पीयूष। कोई और व्यक्ति कांग्रेस ढूंढे, मैं उनके ट्वीट देखता हूं, अब तो हंसी आने लग गई है। और वैसे उनको, उनके ट्वीट को आप लोग भी सीरियसली लेते हैं। मैंने आज तक कोई उनके ट्वीट का जिक्र किधर देखा नहीं है, तो उनको आजकल कोई सीरियस लेता नहीं है। अदिति। First of all, we are in active discussions with all different countries, with the European Union, with the US, with Peru, with Chile, Oman. Several discussions are going on. All are going on at the right speed, in the right direction. And as and when each of these agreements is finalized, we will of course be keeping you fully informed. There was no real sticking point as such, and there were many sticking points. Every negotiation has its own nuances. Obviously, if the agreement took over 2 decades to finalize, it must not have been an easy job. And
I think it is the trust that Prime Minister Narendra Modi has been able to generate across the world, due to which we were able to close a chapter which had started nearly 22, 23 years ago in a very amicable, very friendly manner and very favorable in the interests of both countries. बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जिन्होंने एफटीए पर सारी जानकारी दी। किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं भारत यूके एफटीए की, इसके ज़रिए देश को लाभ मिलने जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र किया, फिर चाहे कृषि क्षेत्र की बात की जाए, एमएसएमई की बात की जाए, डेयरी की हम बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र जिसके ज़रिए एफटीए के ज़रिए जो लाभ है वो तमाम लोगों को मिलने जा रहा है। फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, अपार अवसर जो हैं वो अब भारत के उत्पादों के लिए हैं। और इसके साथ साथ पीयूष गोयल ने यहाँ जिक्र किया सर्विस सेक्टर का भी, कैसे वहाँ भी इसके ज़रिए जो बेहतर प्रावधान हैं वो किए गए हैं। और ख़ासतौर से कई ऐसे संवेदनशील जो विषय हैं उनको पूरी तरीके से इसमें हम देख सकते हैं, उनको दूर रखा गया है। लेकिन अब इसके ज़रिए जो फ़ायदा है वो होता हुआ नज़र आएगा सीधे तौर पर, और कहीं ना कहीं रोज़गार के जो अनेक अवसर हैं वो भी इसके ज़रिए निकलेंगे। और साथ ही साथ अब आइए आपको बता भी देते हैं कि कैसे जो भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता यानी इंडिया यूके एफटीए की हम बात कर रहे हैं, कैसे भारतीय राज्यों के लिए नए निर्यात अवसर खोलने जा रहा है। महाराष्ट्र के ऑटो पार्ट से लेकर बंगाल की चाय और राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट तक लगभग हर राज्य को इसके ज़रिए लाभ मिलने वाला है। टैरिफ कटौती और यूके में बेहतर बाजार पहुंच के साथ फार्मा, टेक्सटाइल, सी फूड और एमएसएमई सेक्टर को खास फायदा होगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि राज्यों के लिए भी वैश्विक स्तर पर नए अवसर खोल रहा है। इस समझौते से अलग अलग राज्यों को उनकी निर्यात क्षमता और औद्योगिक कौशल के हिसाब से विशेष फायदा होगा। महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग सामान, दवाएं और रेडीमेड कपड़ों का निर्यात बढ़ेगा, तो पुणे, मुंबई, इचल करंजी जैसे औद्योगिक केंद्र से ऑटो पार्ट्स, जेनरिक दवाइयों और वस्त्रों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। इस समझौते से गुजरात के अहमदाबाद से फार्मा, सूरत और भरूच से रसायन, राजकोट से इंजीनियरिंग और वेरावल से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी ब्रिटेन के बाजार तक आसान पहुंच का फायदा होगा। तमिलनाडु को कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। तिरुपुर में परिधान, वेलोर में चमड़ा और चेन्नई में ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा और ब्रिटेन में मांग बढ़ने और टैक्स हटने से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। कर्नाटक के इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा क्षेत्र को फायदा होगा, तो वहीं बेंगलुरु के मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातों को लाभ होगा और फार्मा इकाइयां भी अपने निर्यात को बढ़ा सकेंगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा से समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, जबकि गुंटूर के वस्त्र उद्योग को भी लाभ मिलेगा। वहीं ओडिशा के पारादीप और बालसोर से सी फूड का निर्यात बढ़ेगा, जबकि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट भी ब्रिटेन में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। भारत यूके एफटीए से पंजाब में लुधियाना के कपड़ा निर्यातकों और ऑटो पार्ट्स निर्माताओं को जहां फायदा होगा, वहीं कोलकाता के चमड़ा उत्पाद और दार्जिलिंग की चाय की भी यूके में मांग बढ़ेगी और पश्चिम बंगाल के प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को भी नया बाजार मिलेगा। केरल के कोची और अल्पुझा से झींगा, टूना और काली मिर्च का निर्यात बढ़ेगा, तो राजस्थान के जयपुर के गहनों के साथ ही जोधपुर के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट को भी यूके के बाजार में विस्तार का मौका मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वस्त्र, गहनों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए यूके के खुदरा विक्रेताओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं गुड़गांव और फरीदाबाद के निर्यातकों को भी इंजीनियरिंग और कपड़ा सामान के लिए यूके के टैक्स फ्री एंट्री से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, कानपुर के चमड़े के उत्पाद और नोएडा के कपड़ों के निर्यात में भी तेज उछाल की उम्मीद है। मतलब साफ है, भारत ब्रिटेन एफटीए पूरे देश के औद्योगिक परिदृश्य को नई ऊर्जा देगा। इससे न सिर्फ निर्यात में इजाफा होगा, बल्कि एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। टीडी न्यूज के लिए तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर एक मील का पत्थर जैसा साबित होगा इंडिया यूके एफटीए की, अगर बात की जाए देश के आर्थिक विकास के लिए। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत प्रति माह 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इस बात की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। और वहीं बिहार के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा पत्रकारों के सम्मान राशि को बढ़ाकर 6,000 से 15,000 रुपया किया गया है। यह काफ़ी सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री को इसके लिए काफ़ी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पत्रकारों को भी और कई सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से काफ़ी अनुरोध है। भविष्य में और भी कई सुविधाएं मिले, इसकी उम्मीद करते हैं। और बात आज के दिन की। देश भर में आज 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। वहीं कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने अनुतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। यह दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज द्रास में कारगिल विजय दिवस पदयात्रा का नेतृत्व किया और कारगिल युद्ध के दौरान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह दिन हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारे देश को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम विकसित भारत के लिए हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। विरासत क्या है? हमारे देश को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन हमारे देश को कोई छेड़ेगा, हमारे देश के सरहद के सामने कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त कर दिया। ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। और अब वह दिन आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में तो दुनिया हतप्रभ कि भारतीय सेना ने
मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने कारगिल जैसी दुर्गम पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए विजय की पताका लहराई थी। हमारे वीर सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए समर्पित आज का यह दिन पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 1999 जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जो कभी बर्फ की चादर ओढ़कर पूरी वादी को ठंडा कर देती थी, अचानक मई के महीने में धमाकों और बारूद की गंध से गर्म हो उठी थी। चोटियों पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए कब्जा कर लिया था। अपनी सरजमी पर मौजूद दुश्मनों को खदेड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पुनः अपनी चोटियों पर कब्जा कर विजय हासिल की। लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। अपनी माटी की रक्षा के लिए 527 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे डाला, जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए। विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेते इन जवानों ने युद्ध के मैदान से जब अपने परिवारों को पत्र लिखे तो उन्हें पढ़कर हर एक की आंखें नम हो गईं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों में उनकी वीरता और समर्पण देख हर भारतवासी ने गर्मजोशी से सलाम किया। आज कारगिल युद्ध को 26 साल हो चुके हैं, लेकिन उन रणबांकुरों के वक्त आज भी उनकी वीरता, देश प्रेम और परिवार से उनके बेजोड़ लगाव को तरोताजा कर देते हैं। आइए बलिदानियों के उन पत्रों में लिखे भावों को जानते हैं जो युद्ध के मैदान से आखिरी बार उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को लिखे थे। सबसे पहले खत उस अमर बलिदानी का जिसने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर खालूबार पोस्ट पर विजय हासिल की। कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र, मरणोपरांत 11 गोरखा राइफल्स। 19 जून 1999 को उन्होंने अपने दोस्त पवन को पत्र लिखा था। डियर पवन, जितने लोगों को हो सके मेरा यह लेटर पढ़कर सुनाना। मुझे तुम्हारे दोनों पत्र मिले, दोनों लड़ाई के बीच में ही मिले। इस हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन के साथ लड़ाई सचमुच मुश्किल है। दुश्मन बंकर में छिपा है और हम खुले में हैं। दुश्मन पूरी प्लानिंग के साथ आया है और वह ज्यादातर चोटियों पर कब्जा कर चुका है। शुरुआत में हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब हालात नियंत्रण में हैं। मैं खुद 4 बार मौत का सामना कर चुका हूँ। शायद कुछ अच्छे कर्म के कारण अब भी जिंदा हूँ। हर दिन हमें देश भर से चिट्ठियां मिल रही हैं। इसमें लिखा है जस्ट डू इट। ये देखने में सचमुच अच्छा लग रहा है कि जरूरत और मुश्किल वक्त में हमारा देश एक हो जाता है। मैं नहीं जानता कि अगले ही पल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें और देश को भरोसा दिलाता हूँ कि हम दुश्मन को धकेल देंगे। इस ऑपरेशन ने इतना कुछ सिखाया है कि उसकी गिनती नहीं। इंडियन आर्मी सचमुच अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। यदि सूरज निकल आए तो दिन ओके हो जाता है। रात में बहुत ठंड होती है, -5 डिग्री। एक रिक्वेस्ट है, मेरे भाई को उसके अहम समय में गाइड करना। सभी दोस्तों को मेरा हेलो कहना। जब मैं लौटूंगा तो हमारे पास कई सारी बातें होंगी करने को। फिर बात करेंगे। तुम्हारा मनोज। अब अगला पत्र। कैप्टन विजयन थापर, वीर चक्र, मरणोपरांत 2 राजपूताना राइफल्स। डियर पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी, जब तक आप लोगों को मेरा यह खत मिलेगा, मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा होऊंगा। मुझे कोई शिकायत, अफसोस नहीं है, और अगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में ही पैदा होता हूँ तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होने जाऊंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप जरूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है।
जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा फोटो मेरे यूनिट के मंदिर में करनी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी आपसे हो सके करना। अनाथालय में कुछ पैसे देना, कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहना और योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मर मिटने वाले इन लोगों का ये अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी, आप मेरे दोस्त से मिलना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, फिर अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ किंग साइज। आपका रॉबिन। यह खत सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, यह उन माताओं की उम्मीदें थीं जिनके बेटे युद्ध भूमि में थे। यह थे हमारे कारगिल के शहीदों के आखिरी पत्र, जिनमें मौत से पहले भी जिंदगी की गूंज थी। भारत अपने अमर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जोशीमठ में भारतीय सेना ने एक प्रभावशाली युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन भी किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक रविग्राम खेल मैदान में पहुंचे। यह अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। हवा से जमीन पर उतरते और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हुए जवानों की मुस्तैदी और सटीकता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने इस रोमांचक अभ्यास का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया, जिससे सेना के शौर्य की गूंज दूर दूर तक पहुंची। कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास में शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इस अवसर पर सेना द्वारा किया गया यह युद्ध अभ्यास न केवल हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और तैयारी को दर्शाता है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी जगाता है। यह आयोजन जोशीमठ के नागरिकों के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण बना है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भूमि अतिक्रमण के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। इसकी ताज़ा मिसाल असम के ओरिया घाट में नजर आई, जहां प्रशासन की सख्त कार्रवाई के कारण अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण की गई जमीन छोड़नी शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, यह देखकर अच्छा लगा कि अतिक्रमणकारी ओरियाम घाट से निकल गए हैं। इससे पहले कि हमारे बुलडोज़र वहां पहुंचकर उन्हें वहां से निकालने में मदद करें, उन्होंने आगे लिखा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी ज़मीनें और जंगल किसी के लिए नहीं हैं। हम इनकी आज, कल और हमेशा के लिए रक्षा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया।
पीआईबी फैक्ट चेक ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एक वायरल वीडियो को फेक बताया है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय 7 जेट विमानों के नुकसान की बात और भारत की ओर से युद्ध विराम की मांग को स्वीकार करते हुए दिखाए गए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि ये एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि डीप फेक का इस्तेमाल गुमराह करने और गलत सूचना फैलाने के लिए किया जा रहा है। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण मामले में आरोपियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। धर्मांतरण आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के सहयोगी और उनके भतीजे सबरोज द्वारा सरकारी जमीन पर कराए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया। इतना ही नहीं, अब आरोपी सबरोज एटीएस की गिरफ्त में है। 19 जुलाई को इसे एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। छांगुर की कोठी से 1 किलोमीटर दूर रहरा माफी गांव में सबरोज द्वारा सरकारी जमीन पर कराए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 3 बार नोटिस दिया गया। प्रशासन की ओर से आखिरी नोटिस 18 जुलाई को दिया गया था। लगभग 300 स्क्वायर फीट में बने मकान पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को 2 बुलडोजर लगाकर गिराया गया। धर्मांतरण पर लगातार जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है और उसी की मानगी एक बार फिर यहाँ देखने को मिली। और खासतौर से आपको बता दें, जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन बचपन में गुल्लक में पैसा डालना हमें बचत करना सिखाता है और बड़े हुए तो बचत निवेश में बदल गई। लेकिन आज जब निवेश भी डिजिटल हो गया है तो धोखाधड़ी भी हाईटेक हो गई है। शेयर बाजार में कम समय में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर साइबर ठग आपको ठग रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, चमकदार ऐप्स और फर्जी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे असली हो, लेकिन पीछे बैठा होता है एक शातिर दिमाग जो आपका बैंक खाता खाली करने को तैयार। कोई मुफ्त में दे सलाह तो सावधान रहिए। लॉ है कि अगर आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं तो आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमको लागू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना है ताकि वो हम देखें कि वो आके हमारे पास रजिस्टर करें। सेबी के कानून के अंदर कोई भी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क भी होता है और कोई ये नहीं कह सकता कि इस शेयर में लगा दीजिए तो ये गारंटीड आपको इतने % रिटर्न देके जाएगा, ये डबल हो जाएगा। निवेश से मुनाफा कमाना तो सही है, लेकिन क्या आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है? कहीं ये ठग फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनकर आपके भरोसे का फायदा तो नहीं उठा रहे? आप कैसे पहचान सकते हैं इन्हें? इन खतरों के संकेत जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप भी करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट? शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को ठगने के कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी? फेक ऐप बनाते हैं, नामी ब्रोकर है उसके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं, जबकि वो उस ब्रोकर का ऐप नहीं है, वो एक फेक नकली ऐप है। 30 लाख मैंने विथड्रॉ करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि लेट तो 10% आप दो। टोन वगैरह उनकी जो लैंग्वेज थी बदल गई। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उससे अलग अलग वेरीफाइड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पे चेक करें। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो देखना ना भूलें साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।